हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है उनके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबको देखेंगे। आपका 70 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और पेपर में 99% आएगा ही। ठीक है, मैं 1% नहीं कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो जाए, बट 99% आपके ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देख सकते हो हम लोग VVIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फटाक से तैयार कर लो। लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, जैसे आपका 1788 ईस्वी या 1789 या 1790 या 1787। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखना, जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है वो जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आप चाहो तो इसका एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। देखो, ऑटो वन बिस्मार्क जो था उसका संबंध किस देश से था। आपको पता होगा कि वो इटली से था या जर्मनी से था या फ्रांस से था या ब्रिटेन से था। सबसे पहले जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका जो है जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि वो किस देश से संबंधित था। ना तो फ्रांस से रहा होगा, ना ही ब्रिटेन से रहा होगा। अब कंफ्यूजन बच्चों को इटली या जर्मनी में होगा, आई होप कि इसमें होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, जैसे आपका यहाँ देखो ये मात्रा जो है यहाँ, ठीक है, ये वाला मात्रा है और जर्मनी में भी ये वाला मात्रा है। मतलब बिस्मार्क में आपका ये मात्रा है और माँ के ऊपर भी आपका सेम मात्रा है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जर्मनी आपका बिस्मार्क आए तो समझ लेना जर्मनी है। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का जनक था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको कब चलाया गया। ऑप्शन नंबर क्या है? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो संस्थापक थे या फिर लेखक थे वो थे माय डियर स्टूडेंट, देखो हिंद स्वराज जो था वो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। क्या लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंडी जो है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में या 1929 में या 1934 में। तो महामंडी जो है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंडी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा हुआ अफ्रीका में जो एक रीडर पेस्ट बीमारी था, ठीक है, ये क्या था? मतलब किसके लिए था? मनुष्य के लिए था, एक घटना था, या जानवरों के लिए, खेल के लिए, किसके लिए था? तो देखो, जो रीडर पेस्ट था एक जानवर तो था नहीं, मतलब जानवर के लिए था बट ये था नहीं। ठीक है, घटना तो कोई था नहीं कि एक घटना था, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब तो है नहीं। एक खेल से रिलेटेड था, एक बीमारी था। क्या था? एक बीमारी था। ठीक है, तो ये एक बीमारी था, तो मतलब ये आप तैयार रखना कि रीडर पेस्ट जो था वो समझ लेना कि भैया जानवरों के लिए था बट ये एक प्रकार की बीमारी थी। ठीक है,
अगला, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता है? मतलब जब 18वीं शताब्दी के अंत में एक नए युग का निर्माण हुआ तो उसका जो प्रतीक है वो किसे माना जाता है? गेहूं को, कपास को, सेब को या मटर को? तो किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो जब 18वीं शताब्दी का अंत हुआ, नए युग का निर्माण हुआ, तो फिर उसमें जो है ज्यादा कपास को हम लोग प्रतीक मानते हैं। कपास को हम लोग क्या मानते हैं? नए युग का पहला प्रतीक मानते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो हमारी कपास की खेती, अभी एक बार कपास हम लोगों ने ऊपर बात किया था, फिर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो कपास है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो याद रखना, जो कपास की खेती होती है, कपास का से काली मृदा बेस्ट होती है कपास की खेती के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का कटाव। भूमि का कटाव का मतलब होता है भूमि का नष्ट होना, यानी कि क्षरण होना। ठीक है, जैसे हम लोग एक शब्द कह सकते हैं, आप लोग पता होगा, रिनोडेट, मृदा अपरदन, लाइकेज, इसी के प्रकार का ये भी होता है। ठीक है, एक ही जैसा है, नो डिफरेंस। तो गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। देखो भूमि का जो निम्नीकरण वो गहन खेती से भी होता है, वन उन्मूलन से भी होता है, पशु चराई से भी होता है, अधिक सिंचाई से भी होता है। बट एक राज्य है जो ही पंजाब में किससे ज्यादा होता है? तो गहन खेती से पंजाब में ज्यादा नहीं होता, वन उन्मूलन से भी ज्यादा नहीं होता, अति पशुचारण से भी ज्यादा नहीं होता, अधिक सिंचाई से जो होता है वो सबसे ज्यादा पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहां देखो क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत में जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी या चिनाब नदी? तो भारत में जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो हमारा किस नदी पर बनाई गई थी? तो वो हमारा दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर हमारी जो है पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? एक रेशेदार फसल कौन सी इन चारों में से? जूट है या कॉफी है या जौ है, रबड़ है? देखो रेशे का मतलब होता है जिसमें रेशे होती हैं। ठीक है, तो रबड़ में तो रेशे होते नहीं है, जौ में भी नहीं होता है, कॉफी में भी नहीं होता है। भाई जो जूट होता है, जूट का मतलब होता है जिससे बनाया जाता है। ठीक है, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें एक रेशे होते हैं, उसी से तो बनता है। तो वो जो होता है एक रेशेदार फसल है। ठीक है, देखो जो फसल होते हैं वो डिवाइड होते हैं कई सारे प्रकार के, रेशेदार फसल, आपका रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ऐसे कई सारे डिवाइडेशन होते हैं। ठीक है, अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? देखो भाई आ गया, एक खरीफ फसल बताना है। तो देखो खरीफ फसल हमारा गेहूं है या सरसों या धान है या चना है? देखो खरीफ का मतलब होता है जो हमारा, देखो खरीफ ये है ना, तो खरीफ हमारा गेहूं तो एक रबी की फसल है। ठीक है, तो इसमें से हमारा धान जो है, अगर गेहूं नहीं है तो धान होगा। ठीक है भाई, धान और गेहूं। देखो अगर यहाँ चावल लिखा होता ना, ध्यान से देखो चावल, तो आप थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते थे वैसे, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं, चावल में भी 3 अक्षर हैं। रवि जो होता है, रवि में और गेहूं में 2-2 अक्षर हैं, तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो कि भैया जो खरीफ होता है वो चावल होता है, रवि जो होता है वो गेहूं होता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ से अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस लगाते हो तो। ठीक है, जब आप कोई चीज ट्रिक से याद करोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? तो ये हमारा जो है, देखो कोयला का जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा कोयला है, क्योंकि पुराने युग से आ रहा है तो कोयला है। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय है, चाय तो आधारभूत है नहीं भाई, इसका क्या, गन्ना भी नहीं है, जूट भी नहीं है। देखो ये सारे आधारभूत नहीं है, इनके बिना भी हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, बट लौह और इस्पात जो है इसके बिना हम कोई लोहे की चीज नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो जो हमारा एक आधारभूत उद्योग है जो इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सारे क्वेश्चन नोट बनाओ, ठीक है, और आप लोगों को सीरीज आएगा सारे का, ठीक है। आपको जैसे आपके ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में आएगा जल्दी ही आप लोगों का, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखनी है सबका वीडियो आने वाला है। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिलेगा और उस वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में कमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट हैं सबके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, ठीक है। और बताओ कि भाई सरवन लेक्चर चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। भारत में पाइपलाइन तो ज्यादा प्रमुख है नहीं, रेल परिवहन है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है, वायु परिवहन भी है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है जितना सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़क परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसमें गरीब अमीर सारे लोग आ जा सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम कहाँ स्थित है। भाई बेल्जियम तो सभी को पता होगा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बेल्जियम जो है वो यूरोप में स्थित है। कहाँ? यूरोप में। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूरोप में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला हमारा है ये देखो, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। देखो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, संघीय बताना है तो वो हमारे 28 है, 28 राज्य जो हैं वो एक संघीय राज्य है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर आ जाओ, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यहाँ जो होता है ना सभी नागरिकों समानता को बढ़ावा देती है, यहाँ सभी को बढ़ावा देती है अपने कामों को करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। तो दिस करेक्ट, ये अच्छी बात है और ये होता भी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी कर दी है, चलो ये दोनों तो सही है, ठीक है। का और खा दोनों, अब अगर ऐसे ऑप्शन आए का और खा दोनों तो इन दोनों को आप गलत कर देना और का और खा दोनों पे सही कर देना, ऐसा गलती मत करना। आप का और खा है तो दोनों अगर सही है तो दोनों का और खा पे लगाना, ऐसा नहीं कि आप OMR शीट में दोनों में गोला कर दो तो वो गलत हो जाएगा। अगला आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 19 देखो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है 2017 के अनुसार। भाई 2017 के अनुसार बताना है, भाई सामाजिक विज्ञान है, इसमें 1919 1925 की बातें दी जाती हैं तो 2017 है, काफी पास की बातें हैं। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, तो भैया श्रीलंका जो था वो भारत से बेहतर था एंड आप लोग इस पे टिक लगा देना। अगला, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। अभी इन सब के बारे में पढ़ा दूंगा अभी आगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीयक आप सबको बता दोगे। कृषि क्षेत्र किस में है, डॉक्टर वगैरह किस में आते हैं, कपास वगैरह किस में आते हैं, सब कुछ बता दोगे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्रा से प्राथमिक, प्रा से प्राकृतिक, तो थोड़ा सा आप ट्रिक से याद रखना, बस प्राकृतिक और प्राथमिक एक जैसा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो इस वीडियो में हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, अब 20 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो और अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, बट ये 20 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बट आप लोग ऑब्जेक्टिव को, ये जो मैंने बताया है ये वे ऑब्जेक्टिव हैं जो 3 स्टार प्रश्न है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे शॉर्ट लॉन्ग दिया जाएगा, बट आप लोग जो अभी बताया जा रहा है उसको पढ़ो, ठीक है। अब देखो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारा इटली और जर्मनी का एकीकरण, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों तो मैं बताऊंगा नहीं, एक बताऊंगा, एक आपको याद करना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं इटली का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण का प्रक्रिया आपको अच्छे से समझाना है कि इटली का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्या हुआ इसमें। तो चलो एक एक पॉइंट। सबसे पहले ये समझो कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो इटली है उसकी एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से थी। जैसे पहला देखो, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो हमारा इटली था वो बहुत सारे अनेक वंशानुगत राज्यों, ठीक है, और वह बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, मतलब पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हमें उसे इकट्ठा करना था, एकीकृत करना था, एकीकरण करना था। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझो, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, इटलावी जो भाषा है संपूर्ण इटली में नहीं थी। भाई इटली है और इटली में अगर इटली की भाषा नहीं बोली जाएगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तो इटलावी जो भाषा है वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, उनके स्थान पर इनके अनेक रूप प्रचलित थे।
ये दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो भाई, तीसरा पॉइंट, ज्यादा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नहीं, जो मेन पॉइंट है वही बता रहे हैं। 1830 के दशक में ज्यूसेफे मैथ्सिनी ने, जो ज्यूसेफे मैथ्सिनी, याद रखना ये नाम क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। ये प्रयास कर देना, सॉरी, प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? मैथ्सिनी ने किया था। ठीक है, अगला, सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री काबूल ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप समझ लेना। अभी हमारे और भी पॉइंट है, बट ये 4 पॉइंट पहले नोट कर लो। जो स्टूडेंट नोट नहीं किए नोट कर लो। पहला ये है, इस समय जो इटली है वो अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटलावी भाषा जो था संपूर्ण इटली में नहीं थी। अनेक स्थानों पर उनके जो है अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, ये 2 पॉइंट और नोट कर लो। फिर अगला हम 5वां पॉइंट देखते हैं। देखो 5वां पॉइंट देखो क्या है कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिक ने प्रवेश किया, मतलब अंदर घुसे, अंदर गए और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित किया। अब यहां क्या किया? इटली वाले ने स्पेन को पराजित किया। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अब यहाँ एकीकरण पूर्ण हो गया और 1870 ईस्वी में एकीकरण पूर्ण हो गया। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट भर दो कि भाई जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। इटली का तो मैंने बता दिया। अब जर्मनी का आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो। सारी स्टूडेंट कमेंट करना ईमानदारी से, क्योंकि हमें देखना है कि बहुत सारे कमेंट आना चाहिए। ठीक है, 1000 से ज्यादा कमेंट आ जाना चाहिए इस टॉपिक पर। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो सारे स्टूडेंट, 1 2 3 जितना कमेंट कर सकते हो करो। ठीक है, बस। अगला देखो, और आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करो। कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। वैसे हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है कि बता देंगे भाई इसमें प्रॉब्लम है, हमें इसे पढ़ा दें। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो सत्याग्रह के विचार का मतलब समझाइए। जो सत्याग्रह का विचार है उसका मतलब समझाना है। देखो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह होना, सत्य बोलना, सत्य अहिंसा की तरफ रहना। गांधी जी का यही तो मानना था कि अगर आप सत्य हो तो आपकी जीत होगी। ठीक है, तो देखो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार जो है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या की। जैसे व्याख्या में 3 पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि 1 पॉइंट से समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, 3 पॉइंट से समझ में आएगा। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप सच्चे हो, आप सच्चाई की तरफ हो, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, आप गलत के खिलाफ हो, जो गलत है उसको गलत सिद्ध करना चाहते हो, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो उससे लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको पराजित करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हो तो आपकी जीत होगी, अगर आप गलत हो तो आपकी जीत नहीं होगी। ये पहले होता था, अब ये सब नहीं होता। ठीक है, अब तो अगर आप सही हो तो भी आपकी हार हो जाती है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि अब तो सब लोग सब कुछ बिकने लगा है ना। आपकी हार जीत कुछ नहीं है, जो ईमानदारी कुछ नहीं है। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही संघर्ष में सफल हो सकता है। और लास्ट या तीसरा पॉइंट जो गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह के लिए, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन समझ, एक तो हमने समझा इटली का एकीकरण, दूसरा हम लोगों ने सत्याग्रह के बारे में समझा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या समझेंगे, अगला एक हमारा न्यू चैप्टर जुड़ा हुआ है मुद्रण संस्कृति के चैप्टर से, उससे भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने जो भारत में राष्ट्रवाद है उसके विकास में, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, क्या सहारा दिया भारत को। ठीक है, तो देखो पहले मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जैसे पहला देखो, बहुत से समाज
व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों को चेतना आई। तो ये तो भाई अच्छी बात है। बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी गलत चीजें हैं जो दूर करना चाहिए। तो यही चीज करा कि बहुत सारे समाज व धर्म सुधारक ने समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है और उसको दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों की चेतना आई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जातिवाद बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे जातिवाद है महिला शोषण व मजदूरी की दयनीय स्थिति पर लिखा गया। इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली। जैसे जातिवाद पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। महिला शोषण, पहले महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। अब तो महिला पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है, महिला जो है पुरुष से भी आगे हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा था। ठीक है, महिला की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी पहले ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए अब जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब के बारे में भाई मुद्रण संस्कृति ने बताया और हमें बहुत ज़्यादा इससे सीख मिली, लोगों को भी सीख मिला। तीसरा पॉइंट है, कुछ निशिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरूढ़ियों का मजाक उड़ाया। ठीक है, पोशाक यानी कि जो पहनावा ओढ़ावा उस पर भी मजाक उड़ाया। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का व्यापक सहारा लिया। तो ये 4 पॉइंट लिख देना, आपको फुल नंबर मिलेगा। आप और भी बना के लिख सकते हो। ये है सोशल साइंस। सोशल साइंस में 2, 3, 4 लाइन, आप 5 लाइन एक पेज अच्छे से लिखो, दूसरा पेज आप थोड़ा सा गलत भी लिख दोगे, उसमें भर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। बट आप लोग लिख कर तो आओ, खाली पेज मत छोड़कर आना। खाली पेज छोड़कर आओगे कुछ नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर सोचेगा भी कि बच्चे को पास कर दे, नंबर दे दे, तो कैसे देगा जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? भारत में जो सौर ऊर्जा है उसका भविष्य जो है वो उज्जवल है। क्यों उज्जवल है ये आपको बताना है। देखो, जो भारत है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके मुख्य कारण है, पहला, एक तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ और ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा की दोहन की जाती है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में फोटो वोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा जो जिसका नाम ले रहे हैं, इससे हम लोग धूप से इसको चार्ज करते हैं, फिर हम इसका यूज करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और तीसरा है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुख्य उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। भाई अगर किसी के पास बिल जो है, जैसे बहुत ज़्यादा बिल आता है ना इसका, लाइट का, उसके पास उतना व्यवस्था नहीं है, तो वो सौर ऊर्जा लगाएं, सूर्य का प्रकाश से वो अपने सारे काम को कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों को किया जा सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी भी आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, पंप द्वारा जल निकालना, पानी को गर्म करने, सड़कों पर रोशनी करने के लिए, इन सब के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप सौर ऊर्जा लगवाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। इसमें कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको डिस्टर्बिंग नहीं होगा। आप नोट कर लो उसको, 1-2 बार रिवाइज कर लो, तब तो मजा आएगा ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्थानों के 2 अंतर लिखिए। देखो इसमें क्या है कि जन केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीयकरण कहते हैं। ठीक है, और इसके पीछे जो बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और संभावनाओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए, विकेंद्रीकरण का वास्तविक स्वरूप जो है 1992 में प्रतिष्ठित हुआ और 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर की मजबूत बनाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है। देखो ये सारे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, बट इसको आपको ऐसा तैयार कर लेना है। देखो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब स्थानीय स्वदेशी जो है निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकारों को अपने स्वराज्य और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्ववासी निकायों को देना पड़ता है। अगला है तीसरा पॉइंट, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य जो है राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो ये हमारा 3 पॉइंट है और ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। लिखा क्या है ये समझो कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के अंतर लिखना था। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसमें
ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जो कृषि है वो किस क्षेत्र में आता है, तो ये देखो कृषि कार्य हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कपास का निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखो आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो सबसे पहले वे सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख आपके प्रकार भी हैं। जैसे पहला प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक का मतलब होता है प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाओं की जाती हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन करना, खनन का मतलब होता है खुदाई करके कुछ जो भी चीजें हैं उसको निकालना, कृषि कार्य और मत्स्य पालन। ठीक है, अगला द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक आर्थिक क्षेत्रक वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तु का निर्यात करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज बनाना। तीसरा हमारा लास्ट है तृतीयक आर्थिक क्षेत्र। वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से विकास में सहायता, जैसे परिवहन साधन प्राथमिक द्वितीयक से ही मिला है, बैंक का तथा सीमा कंपनियां, ये सब प्राथमिक और द्वितीयक से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे सोशल साइंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा आप और भी आप लोगों को बताया जाएगा, बट ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बताया। तो सोशल साइंस का ये क्वेश्चन आप जल्दी से तैयार कर लो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कमेंट भर दो फटाफट से, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियो बना सकें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।